हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम बीपीएससी करंट अपडेट में। मैं हूं सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीते हफ्ते उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले परीक्षा में आप सभी के लिए समसामयिकी से जोड़कर जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि वह कौन से प्रश्न है जो आज के एपिसोड में आप सभी के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हो गया है? सवाल को ध्यान से देखिए, यहां पर पूरी तरह से न आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है बल्कि लगभग आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है। विकल्प है मछली, अंडा, बाजरा या इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हालिया रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अनुसार जो बिहार राज्य है वह मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि मछली हो जाएगा। बात करें इससे संबंधित कुछ अन्य बातों की, तो अभी हालिया जानकारी के अनुसार या हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार राज्य जो है मछली यानी मत्स्य के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर सा हो गया है, जो कि अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की आवश्यकता होती है और 7.6 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन राज्य के द्वारा किया जा रहा है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि बिहार राज्य मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर सा हो गया है। अगर बात करें प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष कितनी जरूरत होती है तो 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है राज्य में। कतला मछली बिहारियों की पहली पसंद है, यानी कि बिहार में राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी पहली पसंद कौन सी मछली है? कतला मछली है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो रोहू मछली है और तीसरे स्थान पर मृगल या जिसे नैनी मछली कहते हैं। तो ये वो मछलियां रही क्रम के अनुसार राज्य के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाने के आधार पर। तो पहले स्थान पर कतला मछली, दूसरे स्थान पर रोहू मछली और तीसरे स्थान पर मृगल या जिसे नैनी मछली कहते हैं। यह लोगों की पसंदीदा मछलियां। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने निम्नलिखित में से कहां की इकाइयों से बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? विकल्प है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, कांटी थर्मल पावर स्टेशन, फरक्का और कहलगांव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और कहलगांव से राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। यहां पर अगर देखें तो इसके अंतर्गत फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाइयों से 24 घंटे राज्य में बिजली का स्रोत बना रहे, इसके लिए 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति के संबंध में जो दायर बिजली कंपनियों की याचिका थी उस पर निर्णय लेते हुए बिजली खरीद को मंजूरी दे दी है। तो यहां पर आप देखिए तो देश के जो पूर्वी राज्य है वहां पर बिजली आपूर्ति नियंत्रित करने वाली जो संस्था है बिहार की सरेंडर बिजली में से किसी राज्य को आवंटित नहीं हुई है, नहीं हुई। 159 मेगावाट बिजली पुनः बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहां से आप देखिए तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी फरक्का और कहलगांव। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद के बैठक में कहां पर लेदर फुटवेयर बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? विकल्प है सीतामढ़ी, पटना, वैशाली या फिर नालंदा। तो दरअसल अभी हाल ही में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दे दिया गया है। इसके अंतर्गत वैशाली में लगभग 102 करोड़ रुपए से भी अधिक की लेदर फुटवेयर बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने को क्लियरेंस दिया गया है। कहां पर? वैशाली में। साथ ही साथ वैशाली में अगर हम बात करें तो यहीं पर 191 करोड़ रुपए की निवेश से लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इसकी ये 50वीं बैठक थी जिसमें कई प्रस्तावों को यहां पर देखिए तो 820.76 करोड़ रुपए के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है। और इसी के अंतर्गत कहां पर? वैशाली जिले में 102 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लेदर फुटवेयर बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि वैशाली। बढ़ते हैं आगे की ओर। सवाल है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? 20%, 30%, 40% या फिर 50%? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत बात करें तो इसमें लोगों को उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये जो 10 लाख रुपए की राशि है यह 3 किस्तों में दी जाती है, 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। इसके अंतर्गत 50% की सब्सिडी भी
मुहैया कराई जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 50%। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत जो पहली किस्त है यानी 4 लाख की, इसे जारी किया गया है। इसी वजह से यह योजना एक बार सुर्खियों में बनी हुई है और इसीलिए इस सवाल को इस एपिसोड में शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2023-24 के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया गया है। पहली किस्त में 4-4 लाख रुपए भेजे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस योजना के तहत जो भी लोग हैं उनको सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% की सब्सिडी भी दी जाती है। और यह जो ऋण होता है यह 7 साल में चुकाना होता है। इस योजना की बात करें तो 4 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपए और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50% सब्सिडी इसके अंतर्गत मुहैया कराई जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर आयोजित किया गया? गंगा और कोसी, गंगा और गंडक, गंडक और फाल्गु, या इनमें से कोई नहीं? तो एशिया में सबसे प्रसिद्ध पशुओं के मेले के रूप में प्रसिद्ध है सोनपुर का मेला। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि अगर यहां पर बात करें तो सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर जैसे लोगों ने भी यहां से हाथियों की खरीद फरोख्त भी की है। तो इसलिए इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहने को तो यह एक पशु मेला होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत की विभिन्न जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर खरीदी जा सकती हैं, वो यहाँ पर मिल जाती है। इसके अंतर्गत बात करें तो यह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है बी हो जाएगा, गंगा और गंडक। यहां पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि यह दोनों नदियां कहां से उद्गमित होती है और कहां पर जाकर के ये विलीन हो जाती है, या इनका हम कह लें कि इनका मुहाना कहां पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। तो अभी बात करें तो इस मेले का आयोजन जो है 25 नवंबर से शुरू हो गया है। कहां पर? ये एक जगह है सोनपुर। सोनपुर कहां पर है? बिहार के सारण और वैशाली जिले के सीमा पर स्थित एक स्थान है। यहीं पर दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला या स्थानीय लोगों द्वारा इसे छत्तर मेला भी कहा जाता है। तो प्रश्न छत्तर मेले के रूप में भी पूछा जा सकता है कि छत्तर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है या किन नदियों के संगम पर किया जाता है? तो स्थान हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर कहां पर है? बिहार के सारण और वैशाली जिले के सीमा पर स्थित एक स्थान है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि मध्य एशिया से पशुओं की खरीदारी करने के लिए लोग भी यहाँ पर प्राचीन काल में या अतीत में आते रहे हैं। यहाँ पर जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ पर देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर में के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की थी। तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि गंगा और गंडक हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल बनाया गया, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? पटना, दरभंगा, नालंदा या रोहतास? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पर 2742.04 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना अंतर्गत प्रति वर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 शैय्या के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के निर्माण का शिलान्यास किया है। तो इसके अंतर्गत देखिए तो इसके मुख्यमंत्री जी ने 194.08 करोड़ रुपए की लागत से 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। यहाँ पर इन्होंने इसी सर्जरी ब्लॉक में दीदी की रसोई का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगी, यानी कि दरभंगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न है, कर्शितो एन स्ट्रिपोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प है पटना, वैशाली, नालंदा या नवादा?
तो इस प्रदर्शनी का आयोजन 1 दिसंबर को बिहार संग्रहालय पटना में किया जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बिहार संग्रहालय पटना में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये इससे संबंधित एक चित्र जारी किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? 1 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। कोल विद्रोह 1831-32, अहोम विद्रोह 1828, संथाल विद्रोह 1852-54, खासी विद्रोह 1827 और 33। तो संथाल विद्रोह इसमें से सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह 1855 और 1856 में हुआ था। यह मुख्य रूप से, अगर हम बात करें, संथाल जाति के लोगों के द्वारा जमींदारों और अंग्रेज जो भी कर्मचारी थे उनके द्वारा अपनाई गई जो विभिन्न अन्याय वाली नीतियां थी उनके प्रति विद्रोह किया गया था। कब किया गया था? 1855-56 में। कहां पर? बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में यह विद्रोह किया गया था। जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के विरुद्ध किसके द्वारा? संथालों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। वहीं अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल, भील, हो, मुंडा आदि जनजातियों द्वारा किया गया। कोल भूमि भू राजस्व संग्रह के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख महाजन को दी गई जो भूमि थी उन्हीं के लिए इस विद्रोह को किया गया था। एक तरह से अहोम विद्रोह की बात करें तो इसकी शुरुआत असम राज्य में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुई। वही खासी विद्रोह की बात करें तो 1827-33 में हुआ, जिसका कारण जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाना था। तो यहां से आप देखिए तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में था, तो यहाँ पर 52-54 दिया है, तो यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय सिनेमा का विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है? हुमा कुरैशी, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट या फिर काजोल? तो दरअसल अभी हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। यह एक 9 दिवसीय आयोजन था, जिसके अंतर्गत माधुरी दीक्षित को एक विशेष पहचान बनाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि माधुरी दीक्षित। यह 9 दिवसीय एक तरह से समारोह है और यह इसका 54वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? अगर देखें तो गोवा के पणजी में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी, कुमार सानू, श्रेया घोषाल या फिर वीरदास? तो एमी अवार्ड्स 2023 से अभी हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन वीरदास को सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को देखें तो इनके द्वारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स किसने जीता? वीरदास ने। इन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग और डेयरिंग गर्ल्स सीजन 3 के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो किसके लिए जीता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग और डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए यह पुरस्कार जीता है, और यह पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और साथ ही साथ यह वीरदास का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एमी नामांकन भी है। वहीं अगर निर्माता की बात करें तो एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चित्र भी आप लोग देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपके प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो आप सभी सादर आमंत्रित है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।